हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट ई क्लासेज। टैलेंट ई क्लासेज के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बैठे हुए हैं रवि कुमार, जो कि ALP 2013 बैच से हैं और इनका ज्वाइनिंग 2017 में हुआ था और ये जॉब करते हुए इनको 3 साल हो गए हैं। तो आज हम इनसे कुछ ख़ास बातचीत करेंगे, जिसमें इनसे आज हम सबसे पहले इनके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बातचीत करने वाले हैं। रवि जी, आप बताइए। धन्यवाद पवन जी, अपना समय देने के लिए। हम अपनी बातों को आपके सामने रखते हैं आपके चैनल के माध्यम से। जैसे कि आपने पूछा पहले क्वालिफ़िकेशन, तो मतलब क्वालिफ़िकेशन 10th हमारा 2008 में हम कंप्लीट किए बंसीधारी हाई स्कूल भरतपुरा पटना के माध्यम से। उसके बाद हमने 12th किया, ISC किया साइंस से PNK कॉलेज अछुआ। और उसके बाद हम ITI के लिए प्राइवेट ITI से किए। वो 10 से 12 का सेशन था, वो प्राइवेट ITI प्रिया ITI सगुना मोड़ के पास है। उसी से हमने 10 से 12 सेशन में कौन सा ट्रेड है? इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड से हमने किया। और ये वैकेंसी कब आई थी और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया था? हाँ, ALP का तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। ALP के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट था। उस समय मतलब कंबाइंड एग्ज़ाम होते थे, मतलब तो उसमें आप जितना भी मतलब फॉर्म भरे, हमने 4 फॉर्म भरा था, 4 फॉर्म को अप्लाई किया था। कहाँ 4 बेंगलोर बोर्ड था, एक रांची से किए थे और एक भुवनेश्वर और चौथा पटना, जिसमें अभी हम जॉब कर रहे हैं अभी। तो आपको इन 4 बोर्ड में से कहाँ सिलेक्शन मिला था? 4 बोर्ड में सिलेक्शन तो बेंगलोर तो एग्ज़ाम देने नहीं गए, दूर के चलते नहीं देने गए, लेकिन सब चारों डेट में हमको पकड़ाया था, चारों हम एग्ज़ाम दे सकते थे। लेकिन हमने बेंगलोर का छोड़ दिया, तो हमने ये 3 बोर्डों में दिया था, रांची बोर्ड और ये पटना और ये आपका भुवनेश्वर बोर्ड से हमने दिया। तीनों बोर्ड में हमने एग्ज़ाम दिया था। तो आप ये तीनों बोर्ड में क्लियर किए थे? हाँ, ये हमारा तीनों बोर्ड में क्लियर हुआ, फाइनल मेरिट भी आ गया था। ऐसे बीच में रांची वेटिंग में था, लेकिन फिर बाद में आकर के क्लियर हुआ। हालांकि मेरा सभी जगह पैनल में नाम आ गया था। ओके। क्या ये ALP जो आप तीनों दिए हैं, उसके पहले भी आप कहीं जॉब करते थे या डायरेक्ट इसी जॉब में आए? नहीं, इससे पहले थे। इससे पहले हम फर्स्ट फॉर्म अप्लाई हम किए थे 12 में ही। 12 में भी मेरा 18 साल पूरा हुआ था। फॉर्म भरने के लिए हम मतलब एलिजिबल हुए। तो हमको पहला फॉर्म फिल किया, ग्रुप डी का फॉर्म आया था, तो हमने सोचा कि चलो अभी ग्रुप डी का फॉर्म आया है, भर लेते हैं। ऐसे ही भर लिया तो फिर चलो हो गया, तैयारी कर रहे थे। उसमें 12 में सिलेक्शन भी हो गया हमारा, ग्रुप डी में सिलेक्शन भी हो गया था। तो ग्रुप डी में कितने साल जॉब किया था? ग्रुप डी मतलब हम किए थे 14 में ज्वाइन किए थे, जुलाई 14 में ज्वाइन किए थे। तो जब तक हम ALP नहीं ज्वाइन किए, मतलब 17 में हम ALP ज्वाइन किए थे तो 17-16 तक लगभग हम किए हैं, ग्रुप डी में किए। चलिए, अब आपसे इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आप ये बताइए कि आपका ट्रेनिंग कहाँ हुआ था और कितने दिन का हुआ था और आपका पोस्टिंग कहाँ हुआ था? अप्रोक्स ट्रेनिंग 3 महीने का होता है। ALP में जो ज्वाइन करते हैं तो 3 महीने का अप्रोक्स ट्रेनिंग होता है। इसमें 2 तरह का ट्रेनिंग होता है, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन और एक होता है टेक्निकल। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमको भूली ट्रेनिंग सेंटर है, ZRTI भूली है, वहाँ पे हमको भेजा गया था। 1 महीने का लगभग वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का ट्रेनिंग हुआ था। उसके बाद फिर वहाँ से आए तो फिर यहाँ मुगल सराय में ही ट्रेनिंग सेंटर है, तो उसी में टेक्निकल ट्रेनिंग हमारा हुआ था। ओके, ठीक है। आप दर्शकों को बताइए कि आपका स्टार्टिंग सैलरी क्या था जब आप ज्वाइन किए थे, और आप जॉब करते हुए आपको 3 साल हो गए हैं, तो आप अब कितना सैलरी मिलता है अप्रॉक्स आपको? जी, जो है ट्रेनिंग पीरियड में तो ज़्यादा अलाउंसेस मिलते नहीं हैं। ट्रेनिंग पीरियड में सिर्फ बेसिक है, अभी ALP का 19,900 बेसिक है, और उसके बाद DA जितना भी परसेंट है वो DA मिलता है। तो ट्रेनिंग पीरियड में लगभग 22-23 हज़ार के लगभग मिल रहा था। और अभी फ़िलहाल अभी का तो हो गया लगभग 50 के
यानी 50,000। 50 प्लस। हाँ 50 प्लस, 50 अप्रोक्स बोल सकते हैं। वो सैलरी डिफर करता है बहुत चीज़ों पे, अलाउंसेज है, किलोमीटर है। हम लोग लोको पायलट में सैलरी का है ना, सैलरी का बहुत मतलब 19-20 रहता है। अगर जो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा काम होगा जिस महीने में, ज़्यादा सैलरी बनेगी। अगर कम काम होगा तो कम सैलरी बनेगी। ट्रेन चलाने के ऊपर है, मतलब सैलरी निर्भर करती है। अच्छा, ये ड्यूटी का क्या रोल है इसमें? हाँ ड्यूटी का है, ड्यूटी ऐसे है, हेड क्वार्टर में आपको 16 रोस्टर के हिसाब से बुकिंग किया जाता है। CMS है, CMS अपना ऐप है, उससे हम लोग देखते हैं नंबर वाइज किसका नंबर आ रहा है, उस हिसाब से लॉबी से कॉल किया जाता है, गाड़ी के लिए बुक किया जाता है। तो अप्रॉक्स हेड क्वार्टर में 16 घंटे का मिलता है। 16 घंटे के बाद हमको कॉल आ सकता है हेड क्वार्टर में। ओके, अच्छा, तो इसमें आप कैसे किलोमीटर अलाउंस है? किलोमीटर अलाउंसेज है इसमें, जितने किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता है। पर किलोमीटर अगर आप अर्न करते हैं तो असिस्टेंट का है 3 रुपये 76 पैसे, 3.76 रुपीज़ है। और सीनियर असिस्टेंट अगर बनते हैं तो उसमें वो बढ़ जाता है 3.91 रुपये, 3.91 रुपये हो जाते हैं। उसके बाद और उसके बाद आपको आगे आ जाएंगे LPS। उसके बाद LPS पे प्रमोशन होता है, तो LPS का हो जाता है 4.03, LPS का 4.03। उसके बाद गुड्स में प्रमोट करते हैं। गुड्स में पहले तो मालगाड़ी मिलेगा चलाने के लिए, तो मालगाड़ी में चलाने के लिए उसका किलोमीटर अलाउंस है पर किलोमीटर के हिसाब से 7 CPC के हिसाब से आपको बोल रहे हैं, क्योंकि 10 साल के बाद हमेशा वेतन आयोग आते रहता है, इसमें चेंजिंग होते रहती है। तो लोको पायलट गुड्स का अभी है 5.20, यानी 5 रुपये 20 पैसे इसका। इसके बाद अगला प्रमोशन हो जाएगा आपको लोको पायलट पैसेंजर। लोको पायलट पैसेंजर का है 5.25, 5 रुपये 25 पैसे। इसके बाद लास्ट है, इसके बाद मेल एक्सप्रेस का आएगा। मेल एक्सप्रेस आएगा 5.30 रुपये, तो यानी 5 रुपये 30 पैसे। अच्छा, इसमें मेडिकल चेकअप का क्या है आफ्टर ज्वाइनिंग? आफ्टर ज्वाइनिंग मेडिकल चेकअप है, वो मेडिकल PME होता है, वो ज्वाइनिंग के 4 साल के बाद होता है, PME के लिए बुलाया जाता है। उसमें क्या क्या चेकअप होता है? उसमें आपका वो पहले तो मेन इंपॉर्टेंट आप लोग जानते हैं, लोको पायलट के लिए मेन इंपॉर्टेंट आँख है। उसका 6x6 हाँ 6x6 तो शुरू में होता है, लेकिन काम करते करते वो घटता है, तो वही चेकअप करने के लिए जाता है आदमी कि आदमी फिट है, काम करने के लिए आगे है, इसलिए वो मेडिकल चेकअप के लिए मेन फोकस आई पे ही रहता है, आँखों पे ही रहता है। अच्छा, उसके बाद अगर दिल की 3-4 साल बाद वो 6x6 नहीं रहा तो फिर क्या होगा? 6x6 नहीं रहा तो उसमें वहाँ पे डॉक्टर के द्वारा वो आपको मतलब बताया जाता है कि आप ऐसे रहिए, वैसे ये खाइए, वो खाइए, ये सब बताया जाता है। मतलब आँखों का रोशनी को, मतलब आँखों का विजन है उसको मतलब मेंटेन रखा जाए। क्या ये चश्मा पहन के मेंटेन कर सकते हैं? हाँ, चश्मा अगर डॉक्टर वो बोलता है कि अगर चश्मे की ज़रूरत है तो चश्मा वो डॉक्टर रिकमेंड कर सकता है। अच्छा, और इसमें प्रमोशन क्या क्या है? प्रमोशन कहाँ तक ये लास्ट होता है? प्रमोशन जैसा कि हमने बताया, वो आपको किलोमीटर अलाउंस के हिसाब से बताया आपको कि लोको पायलट पैसेंजर तक आप मेल एक्सप्रेस तक बता दिए। उसके बाद लोको पायलट से आगे बन के एक आता है LI, लोको इंस्पेक्टर। इसके बाद अगर आप लोको पायलट गुड्स अगर बनना चाहते हैं, उसके बाद से बनना चाहते हैं, लोको पायलट मेल एक्सप्रेस बनेंगे, उसके बाद स्पेशल ग्रेड बनेंगे। लेकिन लोको पायलट गुड्स के बाद भी ये पोस्ट है जो LI का है, जिसको लोको इंस्पेक्टर बोलते हैं। वो हम लोग का सुपरवाइजर एक तरह से होते हैं, तो वो आप बन सकते हैं, लोको इंस्पेक्टर बन सकते हैं। उसके बाद लोको इंस्पेक्टर के बाद आपको यही CLI चीफ लोको इंस्पेक्टर बन सकते हैं। उसके बाद एक पोस्ट आता है वो जो सुपरवाइजरी का काम होता है, जो रनिंग स्टाफ जो लोको पायलट है, असिस्टेंट है, उस सबका सुपरवाइजरिंग का काम होता है, वो उस पोस्ट पे आप जा सकते हैं। उसको मुख्य क्रू कंट्रोलर बोलते हैं, वो बन सकते हैं। तो आगे बढ़ाते हुए आपको जॉब करते हुए 3 साल हो गए हैं, तो इस ड्यूरिंग दिस पीरियड आपको ये कैसा जॉब प्रोफाइल लगता है? इसकी लाइफ स्टाइल कैसी है? देखिए, लाइफ स्टाइल तो आपको शुरू से डिपेंड करता है आप कैसे मेंटेन रखते हैं। ओके, लाइफ स्टाइल तो उस पर निर्भर करता है। अगर लोको पायलट कैटेगरी में अगर बात करिए तो लोको पायलट कैटेगरी में अगर बात करें तो फील तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए माल गाड़ी चलाते हैं तो आपके ऊपर उतना सारा माल है, कितने करोड़ों अरबों रुपए का आपके ऊपर है, आप चला रहे हैं उसको। पैसेंजर है तो पैसेंजर, जितने लोग पैसेंजर रात में हैं, दिन में हैं, सो रहे हैं, आप ही के ऊपर निर्भर ना है।
इसीलिए अपने आप प्राउड फील होता है। जिस समय गाड़ी चलाते हैं उस समय तो बहुत प्राउड फील होता है, बहुत एनर्जी आता है, मतलब रोमांच भी बहुत आता है चलाने में। इतने लाइफ को सिक्योर करके हम चल रहे हैं। हाँ, इतने लाइफ सिक्योर। और जब एकदम हवाई गाड़ी चलती है रात में, दिन में, पहाड़ों के होते हुए, जंगल में गुजरते हुए, थोड़ा सा डर लगता है लेकिन रोमांच महसूस होता है जब 130 की गाड़ी चलती है। ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें ये LP सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। जी जी। तो इसमें ये सेफ्टी का क्या रोल है? सेफ्टी तो है, सेफ्टी कैटेगरी के ही अंदर आता है, क्योंकि इतना लोग, मतलब हम वाहन करके चल रहे हैं, हमारे ऊपर इतना लोग माल है, जान और माल दोनों लेकर के चलते हैं, इसलिए ये इसको सेफ्टी कैटेगरी में रखा जाता है। इसमें ये सेफ्टी कैटेगरी में ही है। तो इसके लिए ये है, पाबंदी है, नशा वगैरह नहीं करना है आपको। नशे का है जो, अगर कॉल बुक हो रहा है, अगर ड्यूटी पे लिए बुलाया जा रहा है, उससे 8 घंटे तक ले मतलब नहीं करना चाहिए। एल्कोहल का सेवन, एल्कोहल कोई भी नशीला पदार्थ हो, एल्कोहल नहीं, कोई भी नशीला पदार्थ हो, उसका सेवन करना मनाही होता है। इसमें रेलवे ने स्ट्रिक्ट रूल ही बनाए हैं। अगर ऐसा आप करते हैं, अगर पाए जाते हैं, तो फर्स्ट टाइम में उतना क्लियर नहीं पता है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम में करते हैं तो थोड़ा आपको समझा बुझा कर, सस्पेंड वगैरह करके, कुछ इंक्रीमेंट वगैरह रोक करके वो आपको दोबारा ड्यूटी पे बुला लिया जाता है। लेकिन अगर दोबारा आप एल्कोहल में पाए जाते हैं तो आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ओके। अगर आपको एक बार ड्यूटी लगती है तो कितने आवर्स के बाद आपको पुनः ड्यूटी लगेगी? कितना रेस्ट आपको चाहिए और कितने देर तक आप एक बार ड्यूटी कर सकते हैं एक टाइम के लिए? देखिए, मेल एक्सप्रेस का अगर बात कर ले पहले, तो मेल एक्सप्रेस जो पैसेंजर ट्रेनें होती हैं, इसमें इसका ये होता है कि बुक होता है कि यहाँ से यहाँ डेस्टिनेशन, वो डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन होता है। बीच में आपको कितना भी घंटा लग जाए, हालांकि बहुत कम में चांस होता है, अब नॉर्मेलिटी होती है तो उसमें तो कुछ भी हो सकता है ना। उसको ड्यूटी पीरियड आपको 8 घंटे हो रहे हैं, 6 घंटे हो रहे हैं, 12 घंटे हो रहे हैं, उससे उतना ज़्यादा मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसे बात करें, मेल एक्सप्रेस वगैरह पैसेंजर ट्रेनों में डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन होता है। मान लीजिए हम मुगल सराय से गाड़ी लेकर चले, तो अगर दानापुर तक की गाड़ी हमको है तो दानापुर तक आपको लेके आना है। अगर बक्सर तक की गाड़ी है, बक्सर तक लेके आना है। अगर राजेंद्र नगर तक है, पटना तक है, यहाँ तक गाड़ी लेके आना है। इसके बाद ही हम अपना ड्यूटी ख़त्म कर सकते हैं। अगर मालगाड़ी में अगर बात करें, मालगाड़ी में ऐसा होता है, देखिए, अगर एक तो वो भी डेस्टिनेशन, मतलब मालगाड़ी तक कोई डेस्टिनेशन नहीं होता है जिस हिसाब से अगर कहा जाए तो। यहाँ से जो वहाँ जाती है, एक जगह है रनिंग रूम बना रहता है, वहाँ पे क्रू चेंजिंग पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्रू चेंजिंग पॉइंट, हालांकि मेल एक्सप्रेस में भी होता है क्रू चेंजिंग पॉइंट, गुड्स में भी होता है। वहाँ पे जा करके अपना मतलब ड्यूटी करके गए, वहाँ पे मतलब जो भी आया चेंजिंग करने, जो भी चार्ज लेना है उसको चार्ज दीजिए, आप वहीं रनिंग रूम बना होता है, रनिंग रूम में जाइए, रेस्ट करिए। फिर रनिंग रूम में आपको मिनिमम 6 या 8 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद आपको कॉल बुक किया जाएगा। तो वापस आना है फिर उसके हाँ, बाद? वापस अगर वो वहाँ से गाड़ी मिलता है तो गाड़ी लेकर के आइए, नहीं तो ऐसे अगर गाड़ी नहीं मिलती है तो जैसा प्रशासन सोचेगी आपको मतलब स्पेयर भी कर सकती है। रवि जी, आप बताइए कि इस LP को जॉब कर रहे हैं आप, तो इसमें कितनी छुट्टियां मिलती है एक साल में, और रेस्ट का क्या रूल है इसमें? रेस्ट का रूल है, पहले रेस्ट के बारे में बता दें आप लोगों को, दर्शकों को। ये अगर 6 दिन अगर आपका ड्यूटी हो जाता है तो उसके बाद आप, जैसे ऑलरेडी सभी जगह पे सैटरडे को आप ड्यूटी करके संडे को रेस्ट लेते हैं, उसी तरीके का हम लोग का भी है, रनिंग स्टाफ में भी है। लेकिन वो कोई आपका ये डिसाइड नहीं है कोई पार्टिकुलर डे कि सोमवार होगा, सैटरडे, संडे होगा, मंडे होगा, इसमें नहीं है। 6 दिन अगर आपका ड्यूटी हो गया तो आप उसके 6ठा दिन के बाद 30 आवर रेस्ट मिलता है, 30 घंटे का रेस्ट मिलता है, वो आप अवेल कर सकते हैं। और छुट्टी की बात रही तो छुट्टी पूरे साल में मिलती है। CL जिसको कैजुअल लीव बोलते हैं, CL आपको 10 मिलती है, इकट्ठे 10 मिलती है ये। और फिर HLAP होता है, LAP होता है, 3 तरीके का छुट्टी होती है। और छुट्टी तो और से बहुत तरीके का होता है, लेकिन जनरली LAP, HLAP और CL होता है। जैसे कि CL के बारे में हमने बता दिया। LAP होता है पर महीने, उसको अर्न किया जाता है, जितना आप ड्यूटी करेंगे उसके हिसाब से अर्न होता है LAP। तो अगर 1 महीने आप काम करते हैं तो आपको 2.5 छुट्टी मिलती है, जिसको LAP बोला जाता है। 2.5 मतलब 2.5 मतलब 2, हाँ, 2.5 दिन का 2.5 छुट्टी मिलता है, यानी 2 पूरा हुआ, 1 आधा हुआ, यानी कि 2.5 छुट्टी। अगर 1 महीना अगर आप ड्यूटी करते हैं तो
इसी करते करते आप जोड़ लीजिए 30 LAP होते हैं पूरे साल में। अगर ड्यूटी करते हैं तो 30 LAP जुड़ते हैं। और इसी तरह से 30 HLAP जुड़ते हैं। HLAP होता है आधा होता है, मतलब 30 है तो समझिए कि आपको 15 फुल है, 15 फुल हुआ, यानी 30 जुड़ा आधा हुआ। HLAP इसीलिए उसको बोला जाता है HLAP। अगर काउंट किया जाए टोटल साल में तो अप्रॉक्स कितने दिन का होगा? काउंट करना जाए तो हो जाएगा 30 दिन का LAP हो गया, 30 दिन 60 और 10 CL हो गया, 70 दिन। और भी होते हैं 12 NH होते हैं, नेशनल हॉलीडे, जो साल में आते हैं उनका भी मिलता है नेशनल हॉलीडे, 12 वो होते हैं। 80 और भी बहुत सारे छुट्टी हैं। पैटर्निटी लीव है, वो 15 दिन का मिलता है 2 बच्चे को। 2 बच्चे अगर आपके होते हैं तो 15-15 दिन का मिलता है। एक बच्चे पे 15 दिन का पैटर्निटी लीव। हाँ, वो तो बात की है, अब ये साल में तो गिनती नहीं आएगी। लगभग 3 महीने क्या मान लें। ठीक है रवि जी, इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे आप बताइए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपके पिताजी क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करिए। जैसे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर बताना चाहें तो ऐसे हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, विलेज गांव से बिलोंग करते हैं। तो हमारे पिताजी जो जनरली सब लोग करते हैं वो किसान ही हैं। पिताजी अभी किसान ही हैं, लेकिन मम्मी भी गृहिणी थी, लेकिन बीच में जीविका का जो जैसे पता होगा आप लोग जीविका का चल रहा है, तो जीविका से जुड़ी हुई हैं, उसी में काम कर रही हैं, जीविका में ही। और एक छोटा भाई है जो अभी पढ़ाई कर रहा है, आप ही लोग के जैसे 17-18 साल का है, वही पढ़ाई कर रहा है, वो भी सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन में लगा हुआ है। अच्छा, इस तैयारी के दौरान आपका फैमिली सपोर्ट कितना रहा? देखिए फैमिली तो शुरू से सपोर्ट की, क्योंकि हम तो ITI किए दानापुर से ही, तो वहाँ पे ही रह करके हमने पढ़ाई किया। तो फैमिली तो सपोर्ट था, बैकअप था, इसीलिए तो आज सिलेक्शन हुआ, सरकारी नौकरी में है। अच्छा था बैकग्राउंड, मतलब पीछे से पुशअप किए लोग। कोई इस तक प्रिपरेशन के दौरान आपको कोई कठिनाई का भी सामना करना पड़ा था या ऐसे ही आप? देखिए शुरू आप आते हैं सरकारी नौकरी के प्रति, देखते हैं कि सरकारी नौकरी हम लेंगे, अपना जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, तो थोड़ा सा टेंशन होती है कि अगर मान लीजिए सक्सेस नहीं हो पाए तो क्या होगा। फैमिली बैकग्राउंड भी उतना नहीं है, फैमिली यही हिसाब से यदि जितना आपको खर्च है उससे कम ही मिलता है, उसी में आपको एडजस्ट करना पड़ता है। परेशानी तो बहुत होती है, जो लोअर नीचे से जाते हैं लोग, किसान का लड़का हो या जो भी हो, तो थोड़ा सा परेशानी करना पड़ता है। लेकिन चलिए वो सरकारी हो जाती है नौकरी तो वो सब परेशानी भूल जाते हैं लोग। आप ये तैयारी कितने साल तक किए थे? जैसा कि तैयारी के बारे में बताना चाहूँगा, ITI हमने 10 से 12 सेशन में किया था। 10 से 12 में तो हम ITI जब गए थे तो 2010 में ही हमने दानापुर से पढ़ाई किया था। तो दानापुर में ग्रुपिंग करते थे और कोचिंग करते थे, साथ साथ दोनों ITI का भी क्लास भी करते थे, इधर भी करते थे दोनों। तो एक ग्रुप डिस्कशन का कोई ज़्यादा फ़ायदा होता है या नहीं? हाँ, ग्रुप डिस्कशन का सब बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़रूरी है सर, ये आपको सरकारी नौकरी में कोई करने के लिए ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। जैसा कि ग्रुप डिस्कशन हम लोग करते थे, दानापुर में ही रख के करते थे, उसमें हम लोग को 14 या 15 लोगों का बैच था हम लोग का। बस शुरू से स्टार्ट हुआ था, जैसे हम लोग जो पीरियड में गए थे उसी पीरियड में हम लोग का वो क्विज, द गाइड क्विज नाम से है, अभी भी है, बंद हो गया। अब सब लोग जॉब में हो गए तो बंद हो गया, लेकिन उस समय मैनपुरा दानापुर में बहुत प्रसिद्ध था द गाइड क्विज सेंटर, मैनपुरा दानापुर के नाम से। ओके, और इसमें क्या टेस्ट सीरीज का क्या रोल है? हाँ, टेस्ट सीरीज जैसा कि बताया हमने, क्विज में मतलब GK GS और ये टेस्ट सीरीज करते थे। इसके अलावा जो मैथ और रीजनिंग का हमने तैयारी किया, दानापुर में ही कोचिंग सेंटर था PK क्लासेज, बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। तो मैथ और रीजनिंग का क्लास वहाँ से हमने किया, रेगुलर हम लोग किया, लगभग साल भर तो किया, मैथ रीजनिंग दोनों साथ में। और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन करते थे, उसी में आपका सेट प्रैक्टिस भी होता था। हम लोग से लगभग 2 सेट प्रैक्टिस रोज़ करते थे, रोज़ाना, एक सुबह एक शाम, सब लोग मिल करके साथ में बैठ करके वो सेट प्रैक्टिस करते थे हम लोग। ओके, और ये साइको का प्रिपरेशन आप कैसे किए थे? इसमें साइको का बहुत बड़ा रोल होता है। लोको पायलट का सिलेक्शन के लिए साइको बहुत मतलब ये आपको ज़रूरी है, साइको पास करना ज़रूरी है। ऐसा है उसमें मेरिट में इसका 70-30 का होता है, 70 आपका रिटेन का जुड़ता है और 30 साइको का जुड़ता है, इसलिए आपको रिटेन प्लस साइको दोनों ज़रूरी है।
तो साइको तो ऐसे हम पटना बोर्ड से थे, तो बहुत साथी लोग कर रहे थे उसी समय, सिलेक्शन सब लोग का हुआ था, तो साथी लोग इधर उधर से करके आए थे, पढ़ करके आए थे, तो साथी लोग से ही साइको का हो गया। और पटना में उस समय आपको ये नया चीज़ आया था डाइस, तो डाइस किसी को समझ में नहीं था, नया था, इसलिए डाइस के लिए हमने एक साइको कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था। यहाँ पे आपको खगौल के पास पड़ता है ये बाबा साइको। उसमें हमने एक महीने का, एक महीने नहीं, वो एक सप्ताह का ही होता है, एक सप्ताह के लिए डाइस का क्लास हमने किया था साइको के लिए। हाँ, उस समय तो ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन हो गया है साइको का। और ये आप कोई अगर सेल्फ प्रिपेयर करना चाहे तो कैसे, क्या सेल्फ प्रिपरेशन का क्या रोल है इसमें? कोई देखिए, सेल्फ प्रिपरेशन तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें सेल्फ प्रिपरेशन भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ मार्गदर्शन भी किसी का ज़रूरी है, क्योंकि आप बाहरी दुनिया से कैसे जानेंगे, बाहरी दुनिया में जाएंगे, साथ में बैठेंगे, किसी दूसरे के साथ टीचर से लेंगे, वो बताएगा, तो सेल्फ प्रिपरेशन के साथ साथ वो आपको मार्गदर्शन भी ज़रूरी है। उसके लिए अगर आपको कोचिंग सेंटर या जहाँ से भी हो ज्वाइन कर दें, मतलब करें, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। आपके ग्रुप में जो थे, जो तैयारी करते थे, वो अभी कहाँ हैं कोस्टेंट? देखिए, ऐसे ग्रुप में जो हमारा द गाइड क्विज था उसमें तो अब बंद हो गया, क्योंकि सब लोग का लगभग ज्वाइनिंग हो गया। एक दो लोग अभी बचे जो मतलब ढंग से तैयारी नहीं किए, घर आना जाना लगा रहा, इसलिए वो अभी एक दो लोग हैं जो अभी बचे हुए हैं। लेकिन और 2 लोग 10-12 लोग हैं जो हम लोग साथ में तैयारी करते थे, मिलकर मेहनत करते थे, जम के मेहनत करते थे, तो सब लोग कहीं ना कहीं सेटल हैं। अभी 4 लोग आपका लोको पायलट में हैं, 2 हैं खुर्दा में, एक सिकंदराबाद में, और एक है बनारस में, एक हम हुए। एक बैच से हम लोग लोको पायलट में हुए। टेक्नीशियन में आपके हैं, टेक्नीशियन में एक ज्वाइन किए हुए हैं, और ग्रुप डी में 2-3 लोग हैं, 3-4 लोग हैं, और एक NTPC रिहंद में है, अच्छे पोस्ट पे रिहंद में भी गए हुए हैं, वहाँ पे भी अभी वो करंट वर्क में है। इससे ये स्पष्ट जाहिर होता है कि ग्रुप डिस्कशन का कितना बड़ा रोल है। ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, सब साथ में मिल करके एक दूसरे का हेल्प। अगर आप चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी करके आप करें, ठीक है, हो सकता है आपके ऊपर कोई बहुत होता है, ब्रिलियंट होते हैं, वो निकल जाते हैं, लेकिन जो आप लो कैटेगरी में, जो एवरेज में है, तो ग्रुप डिस्कशन ज़रूरी है। ग्रुप डिस्कशन करने से सामने वाले की आपकी मतलब आपको जो भी चीज़ पता नहीं है, सामने वाला आपको क्लियरली बता सकता है। हाँ, और मेमोरी में ज़्यादा टाइम तक रिटेन भी रहा है। एक तरह से कंपटीशन भी हो जाता है, 10-12 लोग के बीच में बैठे हैं, कंपटीशन होता है, हाँ आज उससे कंपटीशन है, कल उससे कंपटीशन, कल, इसलिए अपने आप में इम्प्रूवमेंट होने में वो मदद मिलती है। थैंक यू रवि जी, हमारे चैनल के साथ जुड़े। आशा करता हूँ आपका लाइफ जो आगे है बहुत सक्सेसफुल हो और खुशहाल भरी हो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। धन्यवाद पवन जी, अपना समय देने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।